हेलो फ्रेंड्स, तो जितने भी बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं और जीव विज्ञान 2025 की बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आ चुका है वायरल पेपर, जो कि है 348 CI कोड का। जी फिर बच्चों, 348 CI कोड का है, जो कि एकदम वायरल पेपर है और पूरे पेपर का सोल्यूशन के साथ बताएंगे। जी फिर बच्चों, यहाँ पर आपको मिलेगा पूरे पेपर का सोल्यूशन। पूरे पेपर का सोल्यूशन यही जाकर 3 मार्च की बोर्ड परीक्षा में आप सभी लोगों को छाप कराना है। ठीक, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जी फिर बच्चों, इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रश्न को ऐसे ही आपको तैयार करने के जाना है और बोर्ड परीक्षा में यही पेपर ऐसे ही आपको फंस जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भरना रहेगा आपको अनुक्रमांक। क्या भरना पड़ेगा? अनुक्रमांक भरना रहेगा। यहाँ पर भरना पड़ेगा आपको नाम। क्या भरना पड़ेगा? नाम। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको भरना, यहाँ पर देखिए लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक रहेगा 70 का। फिर यहाँ पर देखिए नोट है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक, उसके बाद में देखिए निर्देश 1, पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य है। क्या बच्चों? सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। फिर आ जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न। फिर आ जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या फिर बच्चों? बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए का है अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा क्या है? तो बीटी मक्का है कि बीटी काटन है कि बीटी राइस है कि इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, तो इसका क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी होगा। सॉरी, अभी मैंने कल ट्रिक भी बताया कि कैसे आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना, तो यही ट्रिक है, इनमें से सभी। आगे बात करते हैं, खा नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक असत्य फल है? निम्न में से कौन एक कूट असत्य फल है? तो यहाँ पर देखिए क्या है, अंगूर है, आम है, अमरूद है कि सेब है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो निम्न में कौन एक कूट फल है? तो ये आपका सेब है। कौन है? सेब है। आगे बात करते हैं, गा नंबर का प्रश्न है कि आवृतबीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पर बच्चों, जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन को कमेंट में जरूर लिखते आना, ताकि पता चले हाँ आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या होती है 1x होता है कि 2x होता है कि 3x होता है कि 4x होता है। इनमें से कौन होता है फिर बच्चों? तो यहाँ पर देखिए आवृतबीजी पौधों में भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितना होता है? वो आपका 3x होता है। आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पर देखिए आगे है टाइफाई के रोग जनक का नाम है। टाइफाई के रोग जनक का नाम क्या है? तो एस्केरिस है, अमीबा है, पैरामीशियम है, सल्मोनेला है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सल्मोनेला है। ठीक, फिर आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निश्चित लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि है प्रश्न उत्तर संख्या 2। तो इसके बाद में देखिए निश्चित लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि प्रश्न उत्तर संख्या 2 है। 2 का कहा है पात्र निषेचन का संक्षेप में लिखिए। पात्र निषेचन को संक्षेप में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पात्र निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है, जिसमें किसी महिला के अंडाशय में अंडे निकालकर उसका संपर्क शुक्राणुओं से कराया जाता है। इसके बाद गर्भाशय में रख दिया जाता है। खा नंबर का प्रश्न है दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है? तो उत्तर हो जाएगा दूध से दही बनाने वाले जीवाणु लैक्टोबिलियस जीवाणु होते हैं। RNA एवं DNA की शर्करा में क्या अंतर है? तो DNA में डॉक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि RNA में राइबोस शर्करा पाई जाती है। घ नंबर का है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 5वां है मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 और जोड़ी की बात की जाए तो 23 जोड़ी होती है। आगे बात करते हैं फिर बच्चों अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या है अति लघुत्तरीय प्रश्न? यहाँ पर है तीसरा कि मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। प्यारे बच्चों, मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाना है। तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये आपका मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसको आप सभी लोगों को सीखना चाहिए।
फिर उसके बाद है मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन करो। मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन करो। तो प्रभाविता का नियम क्या है बच्चों? यह एक संकर संकरण है जिसे एक जोड़ी विरोधी लक्षण का संकरण कराया जाता है। अर्थात जब प्रभावी और अप्रभावित लक्षणों को लेकर संकर कराते हैं तो प्राप्त संतति में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जिसे प्रभावित के नियम कहते हैं। ग नंबर का प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट AUG और प्रथम अमीनो अम्ल मिथियोनाइन है। फिर उसके बाद देखिए घ नंबर का प्रश्न है कि BT कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर बच्चों BT कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर हो जाएगा BT फसलें जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसे फसलें उत्पन्न की रही है जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती। ये पादप जातियाँ पीड़े प्रतिरोध होती हैं। BT एक प्रकार का प्रतिविष है जो बेसुलेस यूरेंजियस नामक जीवाणु से बनता है। इस प्रकार की फसलों को BT फसल कहते हैं। BT जैसे कपास, BT मक्का, BT धान, BT टमाटर, BT सोयाबीन, BT तंबाकू आदि। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है? उत्तर, सक्रिय प्रतिरक्षा इसमें शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति पहला प्रतिरक्षी विकसित करती है या लंबे समय के पथ आराम प्रदान करती है। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, यह चिरस्थायी होता है। इसमें बात करते हैं अगला निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित प्रतिरक्षी के प्रतिजन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए दूसरे जीवों के शरीर में निवेशित रहते हैं, जैसे सर्प विष। दूसरा, यह तुरंत आराम प्रदान करती है। तीसरा है इसके कारण प्रतिक्रिया हो सकती है। इसके कारण क्या हो सकती है? प्रतिक्रिया हो सकती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यह चिरस्थायी नहीं होता है। और फिर उसके बाद में आगे देखिए लिखा है अतिलघुत्तरीय प्रश्न। क्या है जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर है, चौथे का मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपका मलेरिया परजीवी है, इसका आपको स्वच्छ नामांकित चित्र, ये आपका महत्वपूर्ण डायग्राम है, इसको आपको आना चाहिए। और महत्वपूर्ण डायग्राम क्या हमने बताया भी है। ख नंबर का प्रश्न है कि पुष्पी पादपों में मादा गुरु बीजाणुधानी या बीजांड का युग्मकोभिद सहित नामांकित चित्र बनाइए। तो उत्तर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर है, इसको आप बना लेंगे। आगे बात करते हैं। ग नंबर का प्रश्न है कि घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर, घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। हजारों वर्षों से ही मानव घरेलू भोज्य पदार्थों को बनाने में कुछ जीवाणुओं और ईस्ट कोशिकाओं का रसोई में उपयोग कराता आया है। इसके कुछ उदाहरण निम्न है। आयुर्वेदिक कीटनाशक, कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि टिचोडर्मा और बैक्टीरिया खेतों में फसलों को कीटनाशक के रूप में प्रदान करके प्रदर्शन करते हैं, जिसमें उन्हें प्राकृतिक रूप से सुरक्षित मिलती है। दूसरा है खाद्य सुरक्षा में प्रभावी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सूक्ष्म जीवों जैसे कि एक्टिनोमाइसिस और माइक्रोजिया पौधों के लिए पोषण तत्वों को सुलभ कराने में मदद करते हैं, जिससे खाद्य पदार्थों का उत्पादन में सुधार होता है। आगे बात करते हैं। तीसरा, उर्वरक कणों का पुनर्चक्रण। कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे कि नाइट्रोजन सहायक बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद उर्वरक कणों को पौधा के लिए सुलभ रूप से उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं। घ है, मरुस्थलीय पादपों में जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूलन। यही इसी प्रकार आपको हेडिंग डालना है। तो कम वर्षा वाले स्थान की जलवायु शुष्क हो जाती है और मिट्टी रेताली एवं मृत हो जाती है। ऐसे स्थानों को मरुस्थल या रेगिस्तान कहा जाता है। इस प्रकार के आवासों में उगने वाली वनस्पतियों को मरुद्भिद कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन आवासों में पाए जाने वाली प्राणियों को मरुस्थलीय प्राणी कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी जल उपस्थित होने के बाद भी पौधों द्वारा उनका उपयोग नहीं हो पाता है। आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मरुद्भिद पादपों में अनुकूलन निम्नलिखित हैं। कुछ मरुद्भिद पौधों में के रंध्र पर मोम जैसा आवरण होता है। इससे पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। ये रात्रि के समय खुलते हैं। प्रायः मरुद्भिद पौधों की जड़ भूमि में अधिक गहराई तक जाती है। उदाहरण एस्पेरेगम। दूसरा, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जैसे नागफनी में कांटेदार रूपांतरित पत्तियां। काष्ठीय मोटी छाल वाला तना पत्तियां का कार्य करता है, जैसे नागफनी।
मरुद्भिज जंतुओं में अनुकूलन। मरुस्थलीय जंतुओं में सबसे पहला नाम रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊँट का आता है। ऊँटों के पैरों के पंजे मोटे, गद्देदार एवं चौड़े होते हैं, जो इन्हें मरुस्थल में चलने के अनुकूलन बनाता है। इनमें विकसित कुबड़ में वसा एकत्रित हो जो इन्हें काम प्यास की अनुभूति करता है। ऊँट रेगिस्तान में लगभग 15 से भी अधिक दिन तक बिना पानी पे कार्य कर सकता है। कुतरने वाले चूहे, गिलहरी सूखे बीजों, रसेदार गुद्देदार बैक्टीरिया तथा दूसरे पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इनसे इन्हें पानी की आपूर्ति हो जाती है। ये जंतु दिन के समय बिल में रहते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम के ह्रास को काम हो। रेगिस्तान में रहने वाले छिपकलियां तथा सर्प शीत ऋतु में जमीन में लगभग आधा मीटर गहराई में चले जाते हैं। देखिए 5वें का नंबर का प्रश्न है, परागण क्या होता है? पौधों में परागण के प्रकार पर टिप्पणी लिखिए। परागण किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों की पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ये पहले बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो आपका क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा हो, चाहे वो आपका क्लास 12 का बोर्ड परीक्षा हो, हर साल की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। परागण 2 प्रकार के होती है, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण क्या होता है फिर बच्चों? यहाँ पर देखिए, जो स्वपरागण में एक ही पुष्प के परागण, मतलब स्वपरागण मतलब एक ही पर होता है, पर परागण में से होता है जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। पढ़ लीजिएगा बस ये। पर परागण निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है, वायु, जल, जंतु परागण। ये आपका पर परागण है। वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। वाहित मल उपचार मल जल प्रशोधन या घरेलू अपशिष्ट जल प्रशोधन, गंदा जल और घरेलू दोनों प्रकार के अपशिष्ट जल और घरेलू मल जल से संदूषित पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया है। इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक पदार्थों को हटाने की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं शामिल है। बात करते हैं घ नंबर का समशिष्ट के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, समशिष्ट किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय पर निवास करने वाली समान जाति के समूह को समष्टि या आबादी कहा जाता है। समष्टि की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित है: जन्म दर, औसत आयु, मृत्यु दर, आप्रवासन, लिंग अनुपात, उत्प्रावसन। तो यहाँ पर देखिए घ प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की क्या भूमिका है? तो आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक जीवाणु या स्तनपायी कोशिकाओं में होता है और यहाँ से प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। प्रोटीन संश्लेषण में यह नामक प्रक्रिया को स्थापित करने में मदद करता है, जिसमें अमीनो एसिड्स को सही क्रम में जोड़कर प्रोटीन बनता है। आरएनए में लिखे जाने वाले जीन विशिष्ट कोड करते हैं, जो यह निर्देशित करते हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स कहाँ जुड़ने हैं और कितने के समूह का प्रोटीन बनता है। 6वां निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अब प्लाज्मिडम वाहक अंशक जनन जो वित्ता एवं इसके संरक्षण पुनर्योजित डीएनए तकनीक की। तो यहाँ पर देखिए उत्तर इसका लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग इस उत्तर को पढ़ लीजिएगा। फिर बच्चों समय आपके पास कम नहीं है तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, आप लोग आंसर को देख लीजिए। सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा संघजनन है, जो कि यहाँ पर है। जैव विविधता है, जैव विविधता जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं, जो कि यहाँ पर है आंसर उसका। अगला क्वेश्चन है पुनर्योजन डीएनए तकनीकी क्या है? तो यहाँ पर देखिए उसका उत्तर दिया हुआ है। आप सभी लोग उत्तर को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम देखते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना ही है। आप लोग यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लेना। आ जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। क्या बोला? मानव के शुक्राणु अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ये आपका मानव का शुक्राणु है, ये आपका ये अंडाणु है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए शुक्राणु के बारे में लिखा हुआ। मानव शुक्राणु टेडपोल की आकृति का लगभग 60 लंबा, अगुणित तथा चल नर युग्मक होता है। शुक्राणु के भाग शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग, पुच्छ, ये चारों चीज़ें होती है। इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि शीर्ष क्या होता है, ग्रीवा क्या होता है, सारा चीज़ लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मध्य भाग क्या होता है, सब कुछ लिखा हुआ। आई होप यहाँ पर देखिए समाप्त हो गया। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।